It might be a very, very clear repetition of everything that has been done, but just for the sake of completion, I've written everything which you could possibly require, जो basic basic level पे आपको needed रहेगा, ठीक है? So first things first, सैम्पल मीन क्या होता है ये आप चैप्टर 1 में काफी बार डिस्कस कर चुके हो। अब जो हम लोग चैप्टर 5 के डिस्कशंस करेंगे वहां पे भी सैम्पल मीन आएगा। इट्स नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द एक्स वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन, ठीक है? सैम्पल वेरिएंस क्या रहेगा? देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सैम्पल वेरिएंस एंड पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस में और सैम्पल वेरिएंस में क्या फर्क रहता है? अगर मेरे को पॉपुलेशन वेरिएंस लिखना हो सपोज, तो क्या करना पड़ेगा? मैम उसमें कैपिटल एन और वो एक्स बार की जगह म्यू आएगा। और वंडरफुल। n-1 यहाँ पे पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। वेरी नाइस। सो दो जगह मॉडिफिकेशन होगी अगर हम लोग पॉपुलेशन वेरिएंस की बात कर रहे हैं, कि एक तो मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए, जितना भी मेरे पास डेटा है, और उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितनी भी मेरी पॉपुलेशन वैल्यूज हैं उसको मैं मीन से सब्ट्रैक्ट करूंगी, जो पॉपुलेशन मीन है, एंड देन वील डू द स्क्वायर ऑफ इट, वील डू द समेशन, एंड देन वील डिवाइड इट बाय एन। दिस is basically the formula for population variance, assuming we have all the data points. This is under the assumption assuming all data points are available. बट अब रियलिटी में क्या होता है, हमारे पास सारे डेटा पॉइंट्स अवेलेबल भी नहीं होते हैं। तो जो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल होती हैं, जो सैंपल पिक करके हम लोग लेके आते हैं, वो वैल्यूज में से सैंपल मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके वी ट्राई एंड डू n-1। यस अनुष्का, प्लीज गो अहेड। मैम इन पॉपुलेशन वेरिएंस वहाँ पे कैपिटल एन होना चाहिए डिनोमिनेटर में। n, okay, if you want to be very very specific in that manner, ठीक है, all the data points that are there in the population is what I mean here. ओके मैम। या टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में जितने डेटा पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आएगा, ठीक है यस मैम। ना? नेक्स्ट थिंग अगेन, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, जो भी आपका सैंपल वेरिएंस आता है उसका आप स्क्वायर रूट ले लो। उसके बाद पीएमएफ। पीएमएफ का डिस्कशन कहाँ पे आता है? पीएमएफ का क्या रोल है? हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं, रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक फंक्शन होता है। जैसे मैथ्स में हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं, ऐसे रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है। और ये कैसा फंक्शन है? जो क्या करता है, हर, मैम इट असाइंस वैल्यू टू द इवेंट्स दैट हैव वेरी, occurred। सो बेसिकली अगर हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ जाएं तो एक चीज होती है सैंपल स्पेस, राइट? सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? Set of all the outcomes of an experiment। वेरी नाइस, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो अब ये तो जरूरी नहीं होता कि सैंपल स्पेस में जो भी वैल्यूज आए वो नंबर्स ही हो, राइट? जैसे अगर मैं डाई रोल करती हूँ तो क्या क्या आता है, उसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, राइट? दीज आर ऑल नंबर्स। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मेरे सैंपल स्पेस की वैल्यूज, जो जो मेरा सैंपल स्पेस वो नंबर्स ही हो, वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही हो। आप एक कॉइन टॉस करते हो तो क्या आता है, हेड और टेल? हेड, हेड तो एक वैल्यू, मतलब एक, हेड इज अ इंग्लिश टर्म, टेल इज अ इंग्लिश टर्म, देयर इज नो नंबर असाइंड टू इट। सो रैंडम वेरिएबल क्या करता है, आपका सैंपल स्पेस इनपुट लेता है और रिजल्ट में क्या दे देता है, एक नंबर, राइट? और वो अलग अलग नंबर्स जो भी पॉसिबली होते हैं उनसे रिलेटेड क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। कि नंबर 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नंबर 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नंबर 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? सो जैसे
अगर मैं कॉइन टॉस करती हूं तो क्या होता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ। ठीक है। अब मैं अगर एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करूं विच इज taking value 1 if head comes and which is taking value 0 if head does not come या फिर tail comes। तो मैंने क्या किया, इनपुट में हेड आएगा तो वैल्यू 1 आउटपुट में मिलेगी, इनपुट में अगर टेल वैल्यू आएगी तो आउटपुट में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी 0। और 1 से एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी है कि व्हाट इज द वैल्यू दैट द रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू 0। तो रैंडम वेरिएबल कोई भी आप कंसिडर करते हो ना, क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो किस तरीके से डिफाइंड है, राइट, वो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले रहा है, और हर रैंडम वेरिएबल से एसोसिएटेड क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्सेस पे या अलग अलग नंबर्स पे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये पॉइंट ओके है। यस मैम। हाउ इट इज डिफाइंड। तो अब हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, हमने देखा था डिस्क्रीट होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस भी होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, And that they are taking specific values or jumping between values. वेरी नाइस, स्पेसिफिक वैल्यूज रहेंगी या देल बी लॉट ऑफ जंप, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। कंटिन्यूअस में क्या है, द फंक्शन इज डिफाइंड ओवर सम सॉर्ट ऑफ इंटरवल, राइट, wherein it's taking all possible values within that interval। उस पूरी इंटरवल में वो हर पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है। अच्छा, हमने जो अलग अलग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, कोई भी आप फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो या डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, उसमें फिर हमने दो तीन चीजें देखी थी। एक आपने कॉन्सेप्ट देखा था पीएमएफ का। पीएमएफ क्या चीज होती है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, राइट। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो रैंडम वेरिएबल अलग अलग नंबर्स लेता है, वो अलग अलग नंबर्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर हम लोग एक ही जगह लिस्ट करके लिख दे एज अ फंक्शन फॉर्मेट, दैट गिव्स मी अ पीएमएफ, राइट। यस, जैसे अगर मैं ये लिख दूं कि प्रोबेबिलिटी दैट 1 वैल्यू ली जाती है विद हाफ एंड प्रोबेबिलिटी दैट 0 वैल्यू, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2, ये क्या हो गया मेरा, दिस इज माय पीएमएफ ओनली, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर Yes, रैंडम ma'am. वेरिएबल, राइट। तो पीएमएफ और ये जो टर्म है पीएम, मास जो होता है ना, ये यूजुअली हम लोग डिस्क्रीट के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है कि अलग अलग एक्स वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हैं, इफ यू लिस्ट ऑल ऑफ दैट वी गेट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, इसका सिमिलर काउंटर पार्ट हमारे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पीडीएफ। पीडीएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स से। इस चीज, इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ एक्स से। अब एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स हमें ये नहीं बताता कि किसी भी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या है। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी एक वैल्यू। Zero. हाँ, सो फॉर अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू कमिंग अप, वो प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो फिर ये एफएक्स का क्या रोल होता है, एफएक्स का रोल ये होता है कि अगर मेरे को ये जानना है कि कोई एक जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा रैंडम वेरिएबल है, वो कोई एक नंबर ए से लेके बी के बीच में वैल्यू लेगा, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है
if I want to find the probability that my random variable is taking value between, let's say, B and A, in order for me to find this, I will be using this. ये कैसे यूज होता है? आप क्या करोगे इसको? इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक? Between the interval that we have defined here, which is from A to B. All right? तो ये जो फंक्शन है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको जब हम लोग एक गिवन इंटरवल के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, ये हमें प्रोबेबिलिटी बताने में मदद करता है। ठीक है? सो फार सो गुड। यस मैम। ठीक है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है या नहीं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? डिस्क्रीट में क्या चीज चाहिए होती है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन? Probability should be greater than equal to 0 and the sum should be equal to 1. वंडरफुल। सो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, जो जो आपका रैंडम वेरिएबल ले सकता है, वहां पे प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर आप समेशन ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, जो भी आपके डोमेन के अंदर हैं, एक्स बिलोंग्स टू डी का मतलब क्या है? वो अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो आपके डोमेन में है। डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक इन दिस केस। इफ यू टेक दिस समेशन, दैट शुड बी इक्वल टू वन। ये वैल्यू वन के बराबर होनी चाहिए। ये हमारा डिस्क्रीट के केस में होता है। और कंटिन्यूअस के केस में क्या सिचुएशन रहती है? f of x has to be a positive number. That is one thing. Secondly, if you do an integration from minus infinity to infinity of f of x dx, इसका आंसर क्या आना चाहिए? वन। ये चीज लिखने का क्या रोल होता है? इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, ये इन अ वे एक सिग्नल है। किस चीज का सिग्नल है ये? कि जिस भी इंटरवल में आपका फंक्शन डिफाइंड है ना, उसकी लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू माइनस इन्फिनिटी, एंड उसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो डजंट रियली मीन, हमेशा जरूरी नहीं है कि ये एक्चुअली आपको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही पुट करना पड़े। जैसे अगर हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो हम दो स्पेसिफिक नंबर्स यूज करते हैं जिसके बीच में प्रोबेबिलिटी वन रहती है। उसके नीचे फंक्शन कोई वैल्यू नहीं लेता है, उस नंबर के ऊपर फंक्शन कोई वैल्यू नहीं लेता है। तो ये माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी इज अ सिग्नल टू अस, जहां पे माइनस इन्फिनिटी इन इफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल, एंड प्लस इन्फिनिटी इज अ सिग्नल टू अस विच इज टेलिंग अस द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक है? तो ये चीजें चाहिए किस चीज के लिए? कोई भी रैंडम वेरिएबल को हमें वैलिड अगर कंसिडर करना है तो। ये पॉइंट क्लियर है? मैम आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक बार ही रिपीट कर सकते हो, इंटीग्रेशन वाला जो आपने बीच में बोला था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वन। यस मैम। या सो आई एम सेइंग, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे अगर मान लो मेरा रैंडम वेरिएबल ए से बी के बीच में वैल्यू ले रहा है, तो मेरा जो पीडीएफ आता है वो क्या होता है? वन अपॉन बी माइनस ए, एंड इट इज टेकिंग वैल्यू जीरो एल्सवेयर। तो अगर मान लो मेरे को ये देखना है कि ये फंक्शन वैलिड है या नहीं, ये जो पीडीएफ है ये वैलिड है या नहीं, तो मैं क्या करूंगी? जो जो पॉसिबल वैल्यूज मेरा फंक्शन लेता है, मैं एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर दूंगी विद इन दैट इंटरवल, राइट? यस मैम। राइट। बट जब मेरे को एक जनरल वे में ये बात एक्सप्लेन करनी होगी, व्हेन आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आई एम टॉकिंग अबाउट, या I don't know what's the lowest possible value of the random variable. Yeah, I don't know what's the highest possible value of the random variable. So, what is the general way of writing this? The general way is this, कि हम लोग बोलते हैं क्या, कि आप अपने जो रैंडम वेरिएबल है, उसका जो पीडीएफ है उसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देते हो, और वो वैल्यू अगर वन आती है तो आपका जो पीडीएफ है वो एक वैलिड पीडीएफ है। राइट? बट असेंशियली इसका मतलब क्या है?
कि आप लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू से लेके हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू के बीच में इंटीग्रेट करोगे तो भी चलेगा, राइट? ओके मैम। और ऐसा क्यों होता है ये मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की ही सपोज बात कर रहे हैं, तो उसमें मुझे क्या बोला गया कि एक्स की वैल्यू बी से लेके ए के बीच में लाई करती है। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/b - a है, एंड इट इज जीरो एल्सवेयर, राइट? इट इज जीरो एल्सवेयर। तो और हमने, अगर आपको इंटीग्रेशन के रूल्स याद हैं थोड़ा बहुत, तो हम लोग क्या करते थे, अगर मान लो मेरे को कोई एक फंक्शन है जो ए से बी के बीच में इंटीग्रेट करना है, और कोई एक नंबर है सी जो इनके बीच में आ रहा है, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ? कैन आई डू दिस? यस यस मैम। मैम। वी कैन, राइट? तो अब अगर इसी बात को मैं, अगर कोई जनरली हमें ये लिख के बोलता है कि भाई आपको ये इंटीग्रेट करना है कहाँ से, -∞ से +∞ तक, और आपको पता है मेरा फंक्शन तो सिर्फ इसी के बीच में वैल्यू लेता है, और बाकी जगह तो इसका पीडीएफ भी 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, आप इसको -∞ से ए तक लिखो, फिर ए से बी तक लिखो, फिर इसको बी से इंफिनिटी तक लिखो, ठीक है? अब इधर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट? अब मेरा जो फंक्शन है, आप ये बताओ, ए और बी के अलावा हर जगह वो 0 वैल्यू ले रहा है ना? यस मैम। तो मैं यहाँ जो भी कर लूं, जितने भी गेम खेलने खेल लूं, एफ ऑफ एक्स तो 0 ही है, और यहाँ पे भी कुछ भी करना है कर लो, ये तो 0 ही है, तो ये तो कुछ भी इंटीग्रेशन कर लो ये हिस्सा तो 0 ही रहने वाला है, ये कुछ भी इंटीग्रेशन कर लो ये हिस्सा तो 0 ही रहने वाला है, राइट? तो यस मैम। असेंशियली ये चीज क्या है, यही तो है। तो ये जो चीज है कि ये एक वैलिड पीडीएफ बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका इंटरप्रिटेशन असेंशियली क्या है, कि आप अपनी लोएस्ट लिमिट, लोएस्ट वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल के बीच में अगर इंटीग्रेट करते हो, दैट शुड गिव यू वैल्यू 1, बिकॉज wherever your function is not I mean wherever your function is not given any f of x value which is a positive number, rest all of this will automatically go to 0, right? यस मैम। हाँ, तो ये हमारा मतलब क्या होता है कि जनरल तरीका हम लोग ऐसे लिख देते हैं, रेस्ट व्हेन यू हैव टू एक्चुअली डू द इंटीग्रेशन, यू जस्ट डू द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू एंड हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। हाँ, अगर आपका रैंडम वेरिएबल ही ऐसा है जो खुद -∞ से +∞ के बीच में वैल्यू लेता है, तब तो वही करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो -∞ से +∞ के बीच में वैल्यूज लेता है, तो आप लिमिट वही रखोगे। अगर उसके अलावा कुछ सिचुएशन है, तो यू पुट दी अप्रोप्रिएट नंबर्स, हो सकता है कोई वैल्यू पॉजिटिव लेता हो तो फिर 0 टू इन्फिनिटी, सो वी जस्ट डू दैट अकॉर्डिंगली, ठीक है ना? सो ये हम लोग करेंगे। क्लियर है ये? यस मैम। ओके। सो ये हो गया डिस्क्रीट। फिर पीएमएफ पीडीएफ क्या होता है, ये थोड़ी बातें देखी हमने। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, सीडीएफ हुआ करता था हमारे पास। सीडीएफ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका क्या मतलब है? It takes less than equals to हम्म then the value of the random variable which we are taking at a point. तो ये जो सीडीएफ है ना, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस, ये एक सवाल का जवाब दे रहा है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट माय रैंडम वेरिएबल एक्स इज टेकिंग वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स। तो अगर कहीं पे भी हमें सी डी एफ एफ ऑफ एक्स दिखे, या सपोज किसी ने बोला कि एफ ऑफ टू निकालो, तो इसका मतलब क्या है कि आप ये बता दो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका रैंडम वेरिएबल 2 या उससे छोटी वैल्यू लेता है। ये इस बात का जवाब है।
राइट। अब डिस्क्रीट के केस में हम अलग तरीके से ऑपरेट कर लेंगे, और हम लोग कंटिन्यूअस के केस में अलग तरीके से ऑपरेट कर लेंगे। डिस्क्रीट के केस में अगर आपको ये चीज निकालनी हो तो आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से रैंडम वेरिएबल्स आ रहे हैं, राइट। सपोज आपका एक रैंडम वेरिएबल है जो -3 -2 -1 0 1 ये वैल्यू लेता है ओनली, और किसी ने ये निकालने को बोला आपको, तो आप क्या करोगे? Ma'am, we would add a small p of -3, then p of -2, and p of -1, p of 0, and p of 1. परफेक्ट, वेरी नाइस। तो आप टू इंक्लूडिंग और उससे छोटे जितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, सब पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसका सम कर दोगे, राइट। Yes, ma'am. अब हो सकता है मान लो ये नंबर होता 1.9, और ये नंबर 2 भी जाता, 3 भी जाता, तो हम लोग क्या करते? 1.9 को इंक्लूड करके और उससे नीचे जितने पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं, वो सब पे जो हमारी प्रोबेबिलिटीज हैं उसका सम कर दो। तो हमारा नंबर क्या हो जाता? 1.9 इंक्लूडेड है, बट 1.9 तो कहीं है ही नहीं। तो उससे नीचे 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। तो मैं इन सब वैल्यूज पे जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको ऐड कर देती। तो मुझे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखना पड़ेगा। फॉर द डिस्क्रीट केस, व्हाट वुड बी द केस फॉर द कंटिन्यूअस केस? कि मैं ये अगर प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सपोज आई हैव मैम टू, इंटीग्रेशन -3 to 3। सो लेट्स फॉरगेट दैट दिस इज द केस, बिकॉज अब ये डिस्क्रीट तो रहा नहीं, है ना। सो फंक्शन इज नॉट डिस्क्रीट एनीमोर, इट्स कंटिन्यूअस। एंड आई हैव टू फाइंड कि भाई जो मेरा रैंडम वेरिएबल है ना, वो x या उससे छोटी वैल्यूज ले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले अपना पीडीएफ चाहिए होगा, और उसको मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दूंगी? जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वहां से लेके x तक। Yes, ma'am. अब लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है वो तो फंक्शन देख के ही पता कर सकती हूँ ना मैं, बट अभी तो पता नहीं। तो अभी फिर जनरली क्या लिख सकती हूं मैं? -इन्फिनिटी से लेके x, राइट। -इन्फिनिटी आपके किस चीज का रोल फिलअप कर रहा है? कि भाई लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू तो यही है ना। अगर मान लो फंक्शन वो वैल्यू ले नहीं भी रहा है, तो वहां पे f(x) की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जिस लॉजिक से हमने ये सब किया है वो लॉजिक से ये काम यहाँ पे भी ऑपरेट हो जाएगा, राइट। सो दिस essentially is signaling that we will need the lowest possible value। ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा? कैपिटल f(x). दिस इज ओके। Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। अच्छा, तो पीडीएफ हो गया, सीडीएफ हो गया, पीएमएफ हो गया। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है वो क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? आप एक तरीके से एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो डिस्क्रीट के केस में आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हो? समीशन ऑफ व्हाट? एक्स इंटू पी ऑफ P. एक्स, एंड एक्स की जो जो पॉसिबल वैल्यू है हमारी डोमेन में। सिमिलर चीज मुझे अगर कंटिन्यूअस के केस में करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? एक्स इंटू f(x) dx, एंड जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x है। सो यहां पे हम लोग जनरली ये लिख देंगे। ठीक है। Yes, ma'am.
अच्छा, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है वेरिएंस का। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस असेंशियली क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ व्हाट? एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, राइट? यस मैम। ठीक है। अब मुझे इस चीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। इस सॉरी इस ये जो भी एक्सप्रेशन है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगी? ये सिंपली कैसे निकल जाएगी? समेशन एक्स all possible values in the domain, then I'll do what? X minus mu whole square times p of x, right? यस मैम। है ना? अब सेम चीज अगर आप कंटिन्यूअस मैनर में जाओगे तो बस आपका जो वेरिएबल है वो x की जगह अब क्या हो गया है? x माइनस म्यू होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x माइनस म्यू होल स्क्वायर f ऑफ x dx। दैट्स इट। अब आपको इन जनरल कोई भी एक रैंडम एक फंक्शन दिया हुआ है एच ऑफ एक्स, एक रैंडम वेरिएबल है एक्स, उसका यूज करके कुछ ना कुछ उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके एक नया रैंडम वेरिएबल बना जो एच ऑफ एक्स है, उसकी अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? ये असेंशियली एच ऑफ एक्स ही तो है ना। एक रैंडम वेरिएबल था एक्स, यस मैम। उसी का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसमें से म्यू माइनस किया, उसका स्क्वायर किया, राइट? तो ये हमारा जनरल पैटर्न क्या बनता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स अगर हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगा? ये समेशन, समेशन एच ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। वंडरफुल, एच ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन। सेम थिंग विल डू हियर, जस्ट दैट जब चीजें कंटिन्यूअस हो जाती हैं तो सम करने का काम इंटीग्रेशन करता है। सो दिस विल बी एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है ना? सॉरी, ये यहाँ पे ना वेरिएंस होगा। हाँ, यस अनुष्का। मैम आई वाज जस्ट सेइंग द सेम थिंग। ओके, लवली, गुड। हाँ, ओके, सो ये हो गया। उसके बाद ये तो है ही है आपका वेरिएंस निकालने का एक क्विक फॉर्मूला है जो काफी बार आपको बहुत सही तरीके से यूज भी करना होगा और क्विक रेफरेंस के लिए यूज भी हो जाता है। वो क्या है? पी एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। वंडरफुल, ये कई बार आपको डायरेक्टली भी यूज हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वेरिएंस हो गई। उसके अलावा और कुछ, और कोई इंपॉर्टेंट चीज? वेरिएंस हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई, पीडीएफ हो गया, सीडीएफ हो गया, रैंडम वेरिएबल होता क्या है वो देख लिया, बहुत बढ़िया। मोर और लेस हमें यही चीजें देखनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इस तरीके से निकलेगी नॉर्मल डिस्क्रीट के केस में, ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है। पीडीएफ क्या होती है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर कंटिन्यूअस केस है, फॉर कंटिन्यूअस केस। ठीक है, सीडीएफ निकालने का यही तरीका है फॉर कंटिन्यूअस। अच्छा, अगर दिस इज ऑल्सो फॉर कंटिन्यूअस केस, अगर मुझे सीडीएफ दिया है तो क्या मैं पीडीएफ पे आ सकती हूँ? if somebody is given यस मैम। this if somebody is given me this function, so then I can come to this function by doing a derivative, कि अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूं तो मेरे को एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। सो कई बार क्या होता है ना कि कई बार कुछ तरीके से रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं और फिर बोलते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कई बार जब निकालने की बातें होती हैं तो सीडीएफ निकालना आसान होता है, तो हम यूजुअली क्या टेक्निक, कई बार ऐसी सिचुएशन में हम फंसते हैं तो निकालते क्या है, हम पहले सीडीएफ कैसे निकलेगा उस पे ज्यादा फोकस करते हैं और फिर वहां से पीडीएफ पे आते हैं। जैसे अगर किसी को ये निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मान लो बहुत सारे रैंडम वेरिएबल है x1 x2 अप टू xn और ये सारे सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं,
तो इसका अगर कोई पूछे कि पीडीएफ कैसे निकलेगा, तो वो सब में हम लोग ये इस तरीके की टेक्निक्स यूज करते हैं. You don't have to worry about how to do all of this right now, but I'm just telling you the application of this. Sometimes it's easy to derive the CDF, and then from CDF we can come to PDF, which is straightforward by doing the derivative. ठीक है ना? ओके. एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है वो हमने देख लिया. वेरिएंस क्या होता है वो भी देख लिया. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आप हमेशा एक लोअर वैल्यू और एक अपर वैल्यू डिफाइन करते हो, और उसके बीच में हर पॉइंट इक्वली लाइकली होता है. और आपका जो पीडीएफ है दैट्स गिवन बाय 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड दिस टेक्स वैल्यू 0 एल्सवेयर. ठीक है. और इसका जब आप सीडीएफ निकालते हो, दिस इज सीडीएफ. ठीक है. दिस इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग वैल्यू less than equal to x, and this is value which is valid whenever x is between b and a. अगर x की वैल्यू b से बड़ी हो गई तो सीडीएफ क्या होगा इस केस में? एंड अगर x की वैल्यू a से छोटी है तो सीडीएफ की वैल्यू क्या होगी? 0. क्यों? क्योंकि मेरा रैंडम वेरिएबल, हम क्या बोल रहे थे कि भाई ये ए वैल्यू है, ये बी वैल्यू है, इसके बीच में आपका एक है वैल्यू क्या, इसके बीच में ये वैल्यू है, एंड रेस्ट इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है. और सीडीएफ क्या करता है कि मेरे को ये बताओ कि अच्छा, एक्स की वैल्यू बी से ऊपर कुछ भी हो, उससे नीचे जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम. तो अगर बी से ऊपर होगा एक्स, तो उससे नीचे तो सब कुछ ही आ गया ना. तो सब कुछ की प्रोबेबिलिटी जब ऐड करोगे तो नंबर क्या आएगा? 1. राइट. Yes, ma'am. और जब मैं ये करूंगी कि अच्छा, रैंडम वेरिएबल ए से छोटा कोई वैल्यू, मान लो ए माइनस समथिंग स्मॉल. अब मैं ये बोल रही हूँ अच्छा, रैंडम वेरिएबल इससे छोटी वैल्यू ले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इससे तो छोटी वैल्यू कुछ भी नहीं है ना. देर इज नथिंग हियर, ऑल द वैल्यूज आर हियर ओनली. सो देर इज नो प्रोबेबिलिटी हियर. एंड वेन एवर वी हैव वैल्यूज इन बिटवीन, तो फिर हम लोग जो भी हमारी वैल्यू ऑफ एक्स है हम क्या करते हैं, फिर ये पूरा एरिया निकालने की कोशिश करते हैं. दिस एरिया वी ट्राई टू फिगर आउट, एंड दिस इज व्हाट इज डिफाइंड बाय दिस. ठीक है. तो ये हमारा सीडीएफ है फॉर यूनिफॉर्म. एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी? वो जो फॉर्मूला बताया था वहां से एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या निकल के आती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. एंड वेरिएंस क्या आता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर द वेरिएंस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. देयर इज नो नीड टू काइंड ऑफ मग अप ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस दैट वी डिड. मतलब उनको कोई, उनके पीडीएफ सीडीएफ बहुत ज्यादा ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है. जैसे जो क्या क्या पढ़ा था आपने, बर्नौली रैंडम वेरिएबल, और क्या पढ़ा था? Binomial. बाइनोमियल पढ़ा था. और क्या? Boson. वेरी नाइस. उसके पहले एक स्टेप पीछे आओ. हाइपरज्योमेट्रिक. Yeah. हम्म. उसके बाद एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है. ज्योमेट्रिक Yes, डिस्ट्रीब्यूशन. ma'am. ठीक है. नेगेटिव बाइनोमियल हमारे कोर्स में था नहीं. ठीक है ना. और उसके अलावा पॉइजन. फिर उसके बाद एनी अदर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. आई थिंक बर्नौली, बाइनोमियल, हाइपरज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक, पॉइजन प्रोसेस. या दैट्स प्रीटी मच ऑल. नॉर्मल ये डिस्क्रीट के केस में देखे थे. कंटिन्यूअस के केस में क्या था? Normal. यूनिफॉर्म, नॉर्मल. वेरी नाइस. Exponential. वेरी गुड.
उसके अलावा कुछ याद आ रहा हो? उसके अलावा यूनिफॉर्म, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, उसके आगे फिर वो चीजें जो थी वो सब हमें नहीं करनी थी, काई स्क्वायर ये वो सब नहीं करना था। गामा डिस्ट्रीब्यूशन ये सब हमें नहीं करना था। और एक लॉग नॉर्मल भी होता है, वो सब भी हमें नहीं करना था। तो मोर और लेस ये चीजें हमने देखी थी। तो all I'm trying to say is it's not like you have to get into details of all of this, you have to mug up all of this। वो करने की जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक बाइनोमियल आपको वैसे भी पता ही है, और बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यूनिफॉर्म हमने कर लिया है, नॉर्मल वी विल कीप रिपीटिंग। नॉर्मल तो हर तरीके से आपको आने ही वाला है, तो इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस रखना है, ठीक है। ऑल राइट। सो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात क्या है? हर डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स मतलब वो चीजें जो उसको डिफाइन करें। मतलब हर इंसान की पर्सनैलिटी के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे इन डिस्ट्रीब्यूशंस के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू बता दोगे तो पूरा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो जैसे बाइनोमियल के लिए पैरामीटर्स क्या होते हैं? कोई भी एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताना हो तो उसके लिए क्या चीजों की जरूरत होगी कि सब कुछ पता चल जाएगा उसके बाद? सपोज बाइनोमियल की अगर बात करें तो क्या होगी वो चीजें? बाइनोमियल में मुझे एक चीज होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मालूम होना चाहिए, विच इज पी। व्हाट एल्स? स्मॉल एन। कितने कितने बार आप वो प्रोसेस कर रहे हो? बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल क्या बताता है? नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, राइट। तो अगर किसी को कोई भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करना हो, या पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग नंबर्स की क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एवरीथिंग, इफ somebody has to define, they just need two numbers, which is one, how many trials you are doing, which is n, and what is the probability of your success, that's it। सो वो उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं, उसमें से कुछ एक चीज भी मिसिंग हो गई तो डिस्ट्रीब्यूशन गायब है, अधूरा है, वो पूरा नहीं है। वी डोंट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब सिमिलर लॉजिक पे हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स, वो चीजें जिसको बताने के बाद सब मालूम चल जाता है, वो क्या है? मीन, म्यू एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस। तो सॉरी, नॉर्मल के पैरामीटर्स क्या है? म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। आपकी मीन वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, और आपकी जो वेरिएंस वैल्यू है, सिग्मा वैल्यू, वो पॉजिटिव होगी। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्या पीडीएफ, वो क्या होता है? 1/√2 पाई इंटू सिग्मा e⁻⁻x - म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। ये एक बार याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं आएगा कि इस चीज को कभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी विल नेवर कम टू दिस डे वेर वी विल हैव टू कैलकुलेट दिस नंबर, बट इट्स अ गुड आइडिया टू नो दिस, ठीक है। और आपका जो ये रैंडम वेरिएबल है एक्स, वो माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है। म्यू की यहां से यहां तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सिग्मा की 0 से बड़ी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या एक स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां म्यू की वैल्यू तो 0 होती है और वेरिएंस की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ आप सिग्मा की वैल्यू 1 एंड म्यू की वैल्यू 0 रख के जो पीडीएफ आएगा, वो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ है, ठीक है। अब जब भी आप स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात करोगे, और जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी खास बात क्या होती है कि जब हम उसका ये सीडीएफ प्लॉट करते हैं ना, ये वाला जो सीडीएफ प्लॉट करते हैं, सीडीएफ ही है ये, सीडीएफ का प्लॉट है, ठीक है। अब ये जो सीडीएफ है, ये किस चीज के अराउंड सेंटर्ड होता है? दिस इज मीन वैल्यू। यस, दिस इज सेंटर्ड अराउंड म्यू। और म्यू पे हमने देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू दी हुई है ना यहाँ पे, राइट।
इस ग्राफ में, ये जो भी ग्राफ है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू सबसे बड़ी यही है, ग्राफ की पीक वैल्यू यही है, यस मैम। राइट। अब देखो ये पूरा नंबर कुछ ना कुछ पॉजिटिव है ना, और ये क्या है, ई पावर माइनस समथिंग पॉजिटिव। यस मैम। तो ई की पावर कैसा फंक्शन होता है, ई की पावर का अगर आप डायग्राम देखो, ई पावर, तो वो कैसा होता है, समथिंग लाइक दिस ना। इट इज नेवर अ नेगेटिव नंबर, एंड जितनी बड़ी एक्स वैल्यू होती है उतना बड़ा फंक्शन होता है। इट्स अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। यस मैम। राइट। तो अब एक बात बताओ कि अब ये जो ई की पावर माइनस है, तो इसका मतलब ये 1 अपॉन ई पावर समथिंग समथिंग है। और मुझे यस अगर मैम। इसको मैक्सिमाइज करना है, मुझे अगर इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मेरा एक्चुअली गोल क्या है कि इसकी क्या मैं ढूंढूं, सबसे छोटी वैल्यू, राइट। यस मैम। और इसकी सबसे छोटी वैल्यू कब होगी, एक स्क्वायर्ड टर्म की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0। 0। और वो यहां पे हमें दिख रहा है कि कब हो रही है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, म्यू। म्यू। तो इसलिए जब आप म्यू पे इसका जो पीडीएफ ड्रॉ करते हो, वो एकदम पीक पे आता है। और उसके अलावा भी ये देखो, जैसे मान लो म्यू की कुछ भी वैल्यू होती, 1 होती सपोज, चलो 1 की नहीं, फॉर एग्जांपल 0 मान लो, म्यू की वैल्यू 0 होती फॉर एग्जांपल, तो एक्स की वैल्यू चाहे 2 हो या एक्स की वैल्यू चाहे -2 हो, मेरा तो आंसर इस चीज का सेम ही आना है ना। क्यों, क्योंकि अंदर स्क्वायर है, राइट। मतलब वो दैट स्क्वायर, दैट टर्म इज स्क्वायर, राइट, है कि नहीं। अब जैसे इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर जो है, अगर मेरी एक्स की वैल्यू, इफ एक्स वैल्यू इज म्यू प्लस ए, एंड अगर एक्स की वैल्यू इज म्यू माइनस ए, क्या ये दोनों जगह इस चीज का आंसर सेम आएगा, यस मैम। राइट। आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर, करेक्ट, दोनों ही यस। केस में। तो मैं म्यू के ए डिस्टेंस आगे चली जाऊं और ए डिस्टेंस पीछे चली जाऊं, दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम नंबर, राइट। इसलिए ये क्या होता है, म्यू के अराउंड सिमेट्रिक होता है। तो कई बार हो सकता है आप सोचते हो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है दिख रहा है वेरी नाइस, बट दिस इज नथिंग, ये यही तो ड्रॉ किया हुआ है। और ये म्यू के अराउंड सिमेट्रिक है, म्यू पे इसकी मैक्स वैल्यू है, म्यू के अराउंड, म्यू से इस तरफ कितना डिस्टेंस लोगे, इस तरफ कितना डिस्टेंस लोगे, सेम डिस्टेंस अगर आप लेते हो तो वो वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे सेम रहती है। सो इट्स अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। और जब हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो हम लोग बस क्या बोल रहे हैं कि ये म्यू अब म्यू नहीं रहा, म्यू की वैल्यू 0 हो गई बस, तो दिस इज सेंटर्ड अराउंड 0। तो अब 0 से मैं इधर 2 की वैल्यू निकालूं या मैं इधर -2 की वैल्यू निकालूं, ये जो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ -2 आएगा ना, वो सेम आएगा। एंड यही रीजन होता है, यहां हम लोग कई बार क्या करते हैं, एक एरिया निकाल लिया, दूसरा एरिया ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये इसके सिमेट्रिक नेचर की वजह से ही हम कर पाते हैं। कैसे, कि अगर मुझे किसी ने ये बोला हुआ है कि दिस इज म्यू प्लस ए, और किसी ने बोला है दिस इज म्यू माइनस ए, अब कोई पूछा कि ये एरिया कितना है, तो मैं बोलूंगी ये एरिया उतना ही है जितना ये एरिया है, बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिक नेचर ऑफ द डायग्राम्स। एंड यही चीज हम लोग बार बार अलग अलग टेबल्स जब देखते हैं तो यूज करते हैं, राइट, यस। है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। और कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको बार बार देखने को मिलेगी। एक टर्मिनोलॉजी होती है फाई ऑफ जेड, दिस इज नथिंग बट CDF ऑफ अ
स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या चीज है? CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये CDF है। ठीक है, ये CDF हो गया। उसके बाद एक टर्म है Z अल्फा। कहीं पे भी तुम्हें अगर जैसे लिखा हुआ मिल जाए Z 0.1, तो इस बात का एक बहुत स्पेसिफिक मतलब है। इस टर्म का एक बहुत स्पेसिफिक मतलब है। इस टर्म का स्पेसिफिक मतलब क्या है? कि मैं एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ। Z स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए यूज होता है। ठीक है, और 0.1, Z 0.1 का मतलब क्या है? ये ये एक ऐसा नंबर है जिसके राइट साइड में कितना एरिया है? ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो नंबर है जिसके राइट साइड में कितना एरिया है, जो यहां पे 0.1 लिखा हुआ है। अब तो ये बेसिकली क्या है? दिस इज 0.1, एंड दैट्स वाई दिस नंबर विल बी Z 0.1। Z 0.1 अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वो नंबर इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके राइट साइड में 0.1 एरिया हो। तो Z अल्फा का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो नंबर जिसके राइट साइड में कितना एरिया हो? अल्फा। अल्फा। ठीक है, तो ये भी कई बार टर्मिनोलॉजी लिख दी जाती है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अवेयर अबाउट इट। बाय दैट सेम लॉजिक अगर मैं लिख दूं -Z अल्फा, इसका क्या मतलब होगा? मैम वो फिर लेफ्ट साइड हो जाएगा। एब्सोल्युटली। सो ये एक ऐसा नंबर है Z अल्फा, वो तो पहले ही पता कर लिया था। अब इसी का माइनस नंबर, तो ये सिमेट्रिक होके लेफ्ट साइड में हो गया। ये -Z अल्फा विल बी नथिंग बट अ नंबर जिसके लेफ्ट साइड में कितना एरिया हो? अल्फा। तो ये बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिक नेचर दैट्स हाउ वी डू थिंग्स हियर। और कई बार आपको क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा और उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है x जो नॉर्मल हो। कोई भी नॉर्मल डिस्ट्री x को नॉर्मल होना पड़ेगा। ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कब कन्वर्ट करेगा? जब x खुद नॉर्मल होगा। तो कोई भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें से अगर आप उसकी मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हो और उसकी जो वेरिएंस वैल्यू उससे डिवाइड करते हो, तो जो रिजल्टेंट रैंडम वेरिएबल बना वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना? तो ये स्टैंडर्डाइज करने का तरीका है। ये दो टर्मिनोलॉजी जरूर याद रखना। फाई ऑफ जेड इज CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, एंड Z ऑफ अल्फा इज व्हाट? इट्स दैट नंबर। और एक चीज ध्यान रखना, ये फाई ऑफ जेड क्या है? इज इट अ नंबर और इज इट अ प्रोबेबिलिटी? इट्स अ प्रोबेबिलिटी। इसकी वैल्यू जो है हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, राइट? बिकॉज दिस अ प्रोबेबिलिटी। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ नंबर जिसके लेफ्ट या राइट साइड में तुम कुछ एरिया बता रहे हो। तो अल्फा यहां पे प्रोबेबिलिटी है, राइट? Z अल्फा इज द नंबर, Yes, ma'am. right? So make sure that we are clear about that. Okay, so that's another thing. उसके अलावा कोवेरिएंस क्या होती है? जब हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि दो वेरिएबल्स का कलेक्टिवली किस तरीके से बिहेवियर है, तो वहां पे एक टर्म यूज होती है कोवेरिएंस। कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं? कोवेरिएंस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ difference of x from its own mean and y from its own mean. So expectation of x minus mu of x times y minus mu of y, ये है। और इसका अगर आप
थोड़ा सा इसको और ओपन अप करते हो तो फाइनली इस तरीके का एक पैटर्न निकल के आता है। और अगर यहाँ y की जगह x ही लिख देते तो क्या होता? यहाँ पे x आ जाता और यहाँ पे भी x आ जाता। तो ये क्या हो गया? ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? म्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये क्या बन गया? वेरी वेरिएंस। सो covariance of a variable with itself is variance। ठीक है ना? तो ये कोवेरिएंस है। फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? आप कोवेरिएंस तो जैसे जैसे यूनिट्स बदलती हैं वो मॉडिफाई हो सकता है। तो आप एक यूनिटलेस नंबर चाहते हो जो एक्स और वाई के बीच की रिलेशनशिप को बताए, वो कोरिलेशन होता है। तो हम कोवेरिएंस को उनके किस चीज से डिवाइड कर देते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन से। स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। ठीक है। तो अगर दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट हैज टू बी जीरो। एंड सेम चीज को आप ऐसे बोल सकते हो, अगर दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनका कोवेरिएंस हैज टू बी जीरो। बट अगर कोरिलेशन जीरो है तो इंडिपेंडेंस जरूरी नहीं है। तो ये सब भी थोड़ा सा जब आप चैप्टर 5 में थोड़ा आगे जाओगे तो ये चीजें भी हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है? इज दैट ओके? ऑल गुड? Independence has a relation with covariance or correlation. कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन आर डायरेक्टली रिलेटेड ना। अगर मैं बोल रही हूँ ये जीरो है तो ये हैज दिस हैज टू बी जीरो। ये चीज जीरो हो ही नहीं सकती। अगर कोई रैंडम वेरिएबल की स्टैंडर्ड डिविएशन जीरो हो गई इसका मतलब क्या है? उसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं है। तो फिर वो रैंडम नहीं रहा ना, वो नंबर फिक्स हो गया। जैसे मैं बोलूं, Okay, ma'am. लाइक इफ आई से रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमेशा वन रहती है विद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बीइंग इज वन, तो इसमें रैंडम तो कुछ रहा ही नहीं, राइट? ये तो हमेशा वन ही वैल्यू लेता है। तो रैंडम वेरिएबल में ये तो कभी जीरो Yes, हो ही नहीं ma'am. सकते। तो अगर ये जीरो है तो फिर ये तो जीरो होना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये चाहे ये बोल दो या फिर ये बोल दो कि कोवेरिएंस जीरो है, बोथ मीन द सेम थिंग। Yes, ma'am. है ना? सो हाँ, ठीक है। ओके, दैट्स what I wanted to discuss. Along with that, I also want to you know show you the tables once. Just a second. Yes. All right. सो अब आपको टेबल्स अलग अलग जगह देखनी भी पड़ेंगी। तो देखो, पहले तो ना एक जनरल फ्रेमवर्क समझ लो। कोई भी टेबल होगी किसी भी बुक से हो, अब खैर आप यहाँ पे डिवॉर बुक यूज कर रहे हो, जरूरी नहीं है आप जिंदगी भर डिवॉर ही यूज करो। आप कुछ भी स्टार्ट्स की बुक पकड़ लो, कहीं से भी टेबल देख लो। एक रूल ऑफ थंब है। वो रूल ऑफ थंब ये है कि हर टेबल जब शुरू होती है उसके टॉप पे या बॉटम पे या कहीं ना कहीं लिखा होता है कि ये टेबल क्या बता रही है। तो कभी भी क्लूलेस नहीं रहना। ऑलवेज मेक श्योर यू लुक एट द एजेस ऑफ द टेबल टू सी व्हाट इट इज टेलिंग यू। जैसे अब ये जो टेबल है ये बाइनोमियल टेबल है। अब इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है कि हम क्या बता रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं?
हम लोग CDF बता रहे हैं कि कहीं पे x n और p दिया होगा तो आपको पता है p मिलेगा कहीं ना कहीं, n मिलेगा कहीं ना कहीं, और x वैल्यू होगी। और b ऑफ x कॉमा n कॉमा p क्या बता रहा होगा? 0 से लेके x तक जो प्रोबेबिलिटीज है उनका सम। तो फिर आप देखोगे टेबल में, अच्छा ये p वैल्यूज हैं, ये n वैल्यू दी हुई है, और फिर ये x वैल्यू दी हुई है। तो आपको हमेशा यहां से हिंट लगाना है कि टेबल के एंड में क्या दिया हुआ है। तो कल को तुम कभी भूल भी जाते हो कि किस टेबल में क्या है, तो रीड द टेबल, ठीक है। अब जैसे सिमिलर तरीके से यहाँ पे हो गया। अब ये जो है क्यूमुलेटिव पॉइजन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या बता दिया, हम ये बताते हैं। अब इन्होंने बता दिया हम CDF बताते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू, यहाँ पे म्यू पैरामीटर लिखा हुआ है विच इज म्यू। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू म्यू, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ म्यू and x's they tell CDF. So that's where our hint is. तो हमारा हिंट यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो टेबल है, अब ये देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है। अब ये टेबल को पढ़ के क्या लग रहा है, ये क्या बताती होगी? ये इन्होंने ये वाला एरिया शेड किया हुआ है और इसको दिया हुआ है Z नंबर। इसका मतलब क्या है कि PDF। ये फाई ऑफ Z बता रहे हैं विच इज दिस, राइट? यस कि ये एरिया, शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू, ये आई थिंक बुक में ना मिस हो गया है, बट ये ऐसे होगा कि एक नंबर है Z, उसके लेफ्ट साइड में पूरा एरिया क्या होगा वो हमारी टेबल बताती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या दिए होंगे, Z वैल्यूज, अलग अलग Z वैल्यूज के लेफ्ट साइड में क्या क्या एरिया है वो बताएंगे, राइट? तो अब ये नंबर है -3.4 Z। अब ये जो नंबर्स हैं ये क्या बता रहे हैं, ये थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिसिशन के लिए आपको दिए हुए हैं कि मेरे को पहला डिजिट -3.4 ये तो यहां से मिल जाएगा, अब इसका जो अगला डिजिट है वो मुझे यहां से कंसिडर करना है। तो अगर मान लो मेरा नंबर है -3.48, तो मेरे को पहले -3.4 में देखना पड़ेगा, फिर मैं जाऊंगी इधर और फिर मैं देखूंगी कि अच्छा ये क्या है, ये एक एरिया है। ये क्या बता रहा है कि Z की वैल्यू -3.48 से छोटी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0.0003, राइट? अब यस मैम। आपको कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी Z वैल्यू दी हुई हो, जैसे भी जो भी माइनस, फॉर एग्जाम्पल -1.56 दिया हुआ है, तो पहले मैं -1.5 आइडेंटिफाई करूंगी, फिर मैं देखूंगी कि उसमें 6 वाला कॉलम कहाँ है, तो -1.5, एंड देन आई ट्राई एंड फिगर आउट वेयर इज 6, सो 6 इज हियर, एंड देन दिस इज द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ -1.56। तो आप ये जितने भी वैल्यूज देख रहे हो जो अंदर लिखे हुए हैं ये सब क्या हैं, व्हाट आर ऑल दीज आर एरियाज। एरियाज। ये सब क्या है, एरिया, ये सब एरिया है। और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सब क्या है, वैल्यूज, Z वैल्यूज, राइट? तो ये टेबल लेफ्ट साइड का एरिया बताती है। अब इन्होंने इसी चीज को आगे कंटिन्यू किया हुआ है, और अब ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी बीच में हर जगह क्या मिलेगा, एरिया, एरिया टू द लेफ्ट। कई बुक्स में, कई आप टेबल्स देखोगे, सेमेस्टर 4 में आपका एक बुक होगा गुजराती, उनका जो एरिया बताने का टेक्निक है वो थोड़ा अलग है। वो देखो वो पता है क्या करते हैं, वो ये बताते हैं कि अगर मैं लिखूंगी ना Z, तो वो मेरे को क्या पता है एरिया देंगे, वो मेरे को ये वाला एरिया देंगे, और ये मेरी 0 वैल्यू है। दे टेल मी दिस एरिया, सो व्हाट डू आई डू, क्या करूं फिर मैं इसके बाद? अगर किसी ने तुम्हें ये एरिया दे दिया, मान लो कि अगर तुमने बोला Z मान लो 1.85, तो उन्होंने ना तुम्हें ये वाला एरिया निकाल के दिया। अब ये वाले एरिया से तुम बाकी चीजें कैसे निकालोगे?
सोचो जरा। थोड़ा दिमाग ये लगाना कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, और उसका मीडियन जो है वो क्या होता है? ये हिस्सा जो है ये वाला, इसका एरिया कितना होगा, और इसका एरिया कितना होगा? इक्वल। इक्वल। और इक्वल मतलब आधा आधा ना। यस मैम। अगर टोटल एरिया 1 है तो हाफ हाफ, राइट। तो अगर किसी ने मुझे ये एरिया बता दिया, तो क्या मैं ये एरिया निकाल सकती हूँ, ये वाला, ये छोटा सा जो एरिया है मेरे पास? और अगर आपका जवाब हाँ है तो ये भी बता देना कैसे। इफ somebody gives me this area, how do I calculate this? How much is? मैम मैम 50 हमें में से माइनस करके। किस में से माइनस करके? मैम 0.5 में वंडरफुल से। वंडरफुल वंडरफुल। ये यस, ओके, somebody else was also saying, I'm so sorry. Yes, yes, मैम yes, yes. आई वाज जस्ट सेइंग द सेम। हाँ, तो ये एरिया अपना 0.5 है, और किसी ने अगर हमें ये एरिया बता दिया तो ठीक है, ये भी निकाल लेंगे। और ये आ गया तो, अगर मान लो फिर इधर माइनस जेड होता तो, माइनस जेड का एरिया निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगी, इस एरिया का डबल कर दूंगी। माइनस जेड से जेड के बीच में एरिया क्या होगा, इस एरिया को डबल कर दूंगी, राइट। और फिर ये एरिया कितना होगा, जो ये एरिया है। मतलब सोचो, ये बात भी अगर किसी ने हमें दे दी तो भी हम सब कुछ फिगर आउट कर सकते हैं, राइट। मैम आप एक बारी स्टार्टिंग से। हाँ बिल्कुल, मैं बता देती हूँ, देखो। सो इसमें इशू है या इस टेबल में इशू है, किस में है मेरे को एक बार बता दो। मैम जो हमें गिवन एरिया, सिर्फ एक एरिया गिवन था जो आपने ऊपर एग्जांपल लिया था, और उसके बाद। ठीक है, ठीक है, तो सो माय क्वेश्चन वाज कि आई थिंक इट्स बेटर टू शो द टेबल, दैट विल बी फार बेटर। आपको पता भी चल जाएगा कि उन्होंने क्या दिया हुआ है। यस मैम। हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी अपनी टेबल का नाम इनका यही है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये एरिया दे दिया कि अगर कोई हमको 1.96 नंबर लिखा हुआ मिला तो हम ये एरिया देंगे, ये वाला जो शेडेड रीजन है। और ये एरिया देंगे का मतलब क्या है, कि 0 से लेके 1.96 तक क्या वैल्यू रहेगी, उसका एरिया दूंगी मैं। ये टेबल ने हमें बोला। तो अब हमारा सवाल ये था कि अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो, तो तुमको अगर ये वाला एरिया निकालना हो, ये वाला, ये, तो वो तुम कैसे निकालोगे, दैट वाज द क्वेश्चन। सो हाउ डू वी डू दैट? यूजिंग द सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आई नो कि जीरो ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन होता है, मीन मीडियन सब कुछ वही होता है। यस मैम। और मीडियन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसके लेफ्ट साइड में भी 50% हिस्सा हो, जिसके राइट साइड में भी 50% हिस्सा हो, राइट। तो यस। बाय दैट लॉजिक, ये जो एरिया है ये कितना होना चाहिए? अब मेरा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया अगर 1 है, तो आधे हिस्से का कितना एरिया होना चाहिए, 0.5। और इस हिस्से का कितना एरिया होना चाहिए? 0.5। तो अगर मेरे को ये 0.5 मालूम चल गया, और इन्होंने टेबल में मुझे ये बता दिया, तो क्या मैं इसको फिगर आउट कर सकती हूँ? यस मैम। बिल्कुल, तो हम यही फिगर आउट करते हैं, राइट। जैसे इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर आपको ये दिया हुआ है, तो आपको अगर ये निकालना हो तो आप इसको 0.5 में से माइनस कर देना। तो मैम द डिपेंड, एरिया इज
total area is always going to be 1. Yes, because for any distribution to be valid, if you find the probability of all possible values, तो बेसिकली आप क्या जानना चाह रहे हो कि रैंडम वेरिएबल इन्हीं के अंदर वैल्यू लेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो गारंटी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो वन ही होनी चाहिए। कोई भी पीडीएफ को वैलिड होने के लिए सम ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज शुड बी वन, अदरवाइज वो फिर वैलिड पीडीएफ ही नहीं है। Yes, ma'am. राइट, सो बाय दैट लॉजिक हमने इस चीज को फिगर आउट कर लिया। तो अब जैसे इन्होंने ये एक अलग तरीके से टेबल दी हुई थी, तो अब हो सकता है हमारी कंप्लेन ये हो कि हमने तो आज तक ऐसी टेबल नहीं देखी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार ऐसा होगा कि आप टेबल नहीं देखोगे, कुछ भी किसी भी बुक की कैसी भी टेबल दे दें, तो डिवॉर ऐसा नहीं है आप जिंदगी भर डिवॉर ही लेके बैठोगे। वो कुछ भी तुमको दे सकते हैं। तो द टेक्निक इज रीड द टेबल्स ऑन द टॉप। देर आर सम एग्जाम्पल समटाइम्स गिवन, कई बार एग्जाम्पल नहीं भी दिए होते हैं तो वो मेंशन करते हैं कि हम क्या बता रहे हैं। अब जैसे अगर ये टेबल देखें, तो ये टेबल क्या बोल रही है, अभी आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन किया नहीं है, बट ये टेबल अगर पढ़ोगे तो इन्होंने क्या किया है, एक नंबर है 1.725 और उसके राइट साइड का एरिया शेड किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि वो उस नंबर के राइट साइड का एरिया बता रही है टेबल। Yes, ma'am. राइट, सो वी हैव टू रिमेंबर दैट। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ऐसे ही आगे और डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर, वो सब पे आपको अभी नहीं जाना है। अभी हमें बेसिक नॉर्मल पे ही रहना है। आगे जैसे जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन की भी रिक्वायरमेंट होगी, वो हम लोग टाइम टाइम पे करते रहेंगे। बट अभी के लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखनी है, बस वो आना चाहिए। तो हमारी जो डिवॉर बुक है वो हमें लेफ्ट साइड का एरिया देती है। ठीक है, जो भी नंबर होंगे ये जेड, उसके लेफ्ट साइड में कितना एरिया है वो यहाँ पे हमें पता चल जाता है। दैट्स व्हाट आवर स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल इज टेलिंग अस। एंड फिर ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें करना नहीं है, ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं। ठीक है, लिए ये भी हमें नहीं करना है, ये भी हमें नहीं करना है, ये सब फिर अब आगे होगा। अब हमें यहाँ पे और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। टेबल देखनी आ गई। कुछ और मैं, अगर आप कुछ और आप जानना चाहो तो बताओ।